फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चों हम किसे कहते हैं? जो बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग डाटा व्हिच प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन एज टू प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। क्या है बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? वो स्टेटमेंट्स जिसके थ्रू आपने अकाउंटिंग डाटा को रिकॉर्ड किया हुआ है और ये आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं। क्लियर? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं बच्चों बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये नोट करते हुए चलिएगा आप लोग, ठीक है। ये सारी चीजें नोट करते हुए चलेंगे, क्वेश्चंस इन्हीं में से बनते हैं। सभी बच्चे नोट करेंगे। नेक्स्ट, अब हम लोग, आप लोग अगर बुक में जाना चाहते हैं तो बुक में बच्चों पेज नंबर 1.6 पर आ जाइएगा। बुक में है ये आपका पेज नंबर 1.6 पर देखिए। अभी हमने सबसे पहले यहाँ पर बात की थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर सबसे पहले बनाया जाता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट किस तरीके से बनाते हैं उसका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जो कि दिया गया है पार्ट 1 शेड्यूल 3 के अंदर ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। कहां पर दिया गया है बच्चों ये शेड्यूल आपका? ये शेड्यूल है आपका एज पर पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यहां पर आप देखेंगे कि बैलेंस शीट जो आपकी है, ये बैलेंस शीट अभी तक जो आप लोगों ने बैलेंस शीट बनाई थी वो बनाई थी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। एक तरफ एसेट्स लिखते थे, दूसरी तरफ लायबिलिटीज लिखते थे, ठीक है। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट नहीं है, ये हमारी वर्टिकल बैलेंस शीट है। ऊपर आएंगे हमारी लायबिलिटीज और नीचे की तरफ सारे एसेट्स आएंगे। तो हमें यहाँ पर क्या लर्न करना है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा? सबसे पहले वो पूछ सकता है कि लायबिलिटी साइड की मेन हेडिंग्स बताइए। तो बच्चों यहाँ पर लायबिलिटी साइड की मेन हेडिंग्स क्या क्या है? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। ये हमारी 4 मेन हेडिंग्स रहेंगी। लिखना शुरू करें, मेन हेडिंग्स करके लिखिए। मेन हेडिंग्स ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। लिखने से याद रहेगा, सिर्फ ये पर्पस है और कुछ नहीं। सबसे पहले कितनी हेडिंग है ये पता होना चाहिए। लायबिलिटी साइड में टोटल 4 हेडिंग है। क्या क्या है बच्चों? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी। सर सिर्फ हेडिंग लिखनी है या फिर सब हेड्स भी लिखना है? सिर्फ हेडिंग लिखनी है अभी, सिर्फ हेडिंग लिखनी है अभी, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से आएगा, व्हाट आर द मेन हेडिंग्स ऑफ द लायबिलिटी साइड। तो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। अब आपको जो एफर्ट डालना है, कितना एफर्ट डालना है भाई? शेयर होल्डर्स फंड आपको पता है, नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटीज भी मालूम है। सिर्फ एक चीज थोड़ी सी याद रखनी है, कौन सी? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सर होती क्या है अभी थोड़ी देर में बताएंगे आपको। ये हो गई 4 मेन हेडिंग्स हमारी लायबिलिटी साइड की। इसके बाद में एसेट साइड की मेन हेडिंग्स क्या है बच्चों? एसेट साइड में सिर्फ 2 ही मेन हेडिंग्स हैं। एक है आपका नॉन करंट एसेट और दूसरा है करंट एसेट। उम्मीद है कि ये सभी बच्चों को पूरी हेडिंग्स और हेडिंग्स तो याद हो गई होंगी। लायबिलिटी साइड और एसेट साइड की हेडिंग्स याद हो गई बच्चों या नहीं? सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हमें कहां पर चलना है? शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हम क्या क्या चीजें दिखाते हैं? शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हम दिखाते हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको बिल्कुल सीक्वेंस में लर्न करने हैं, हेडिंग भी और सब हेडिंग भी, ठीक है। तो हेडिंग लर्न, सब हेडिंग में सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 3 चीजें हैं सिर्फ। क्या क्या? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। क्लियर? इसके बाद में नॉन करंट लायबिलिटीज पर जाएंगे तो आपके पास सब हेडिंग्स हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस।
करंट लायबिलिटीज के अंदर सब हेडिंग्स है हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। पहले हम बात करेंगे अब शेयर कैपिटल की। यहाँ से सब हेडिंग के अंदर भी जाना पड़ेगा हमें। शेयर कैपिटल के अंदर बच्चों मुझे जाने की जरूरत मुझे नहीं लगता की है, बिल्कुल वही है जो आप लोगों ने शेयर कैपिटल के अंदर बैलेंस शीट बनाई थी। क्या होता था सबसे पहले? ऑथराइज्ड कैपिटल, नोट्स टू अकाउंट में याद है सभी को? ऑथराइज्ड कैपिटल किसे कहते हैं? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज स्टेटेड इन कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज अ मैक्सिमम कैपिटल विच अ कंपनी कैन इश्यू टू द पब्लिक। ठीक है। दूसरा क्या था आपका? इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में क्या था? द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज ऑफर्ड बाय द कंपनी टू द पब्लिक। उसके बाद क्या था? थर्ड, सब्सक्राइब कैपिटल। उसके अंदर दो चीजें चलती थी, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड और नॉट फुल्ली पेड। फुल्ली पेड के अंदर जो शेयर्स आपके फुल्ली कॉल्ड अप है एंड पेड अप है वही दिखाई जाएंगे। नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर दो चीजें दिखाई जाएंगी, या तो वो वाले शेयर्स जो फुल्ली पेड फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है, पूरा पैसा आपने मंगाया ही नहीं, या पूरा पैसा आपने कॉल तो किया लेकिन मिला नहीं। ये दो चीजें आती हैं। इसमें से लेस कर देते हैं कॉल्स इन एरियर और ऐड कर देते हैं फॉरफिटेड शेयर्स। क्लियर हो गया बच्चों? लेस क्या करते हैं? कॉल्स इन एरियर और ऐड क्या करते हैं? फॉरफिटेड शेयर्स। अगर आप लोगों को देखना है ये तो आपकी बुक में मिलेगा पेज नंबर 1.12 बना हुआ है, देखो नोट्स टू अकाउंट। वही सारा कुछ है जो हम क्लास जो आपके चैप्टर शेयर कैपिटल के अंदर हम पढ़ करके आ रहे हैं, सेम नोट्स टू अकाउंट है। हो जाएगा। चले आगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस की। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में बच्चों हमारे पास में क्या क्या चीजें आएंगी? रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएंगे आपके पास, नोट करना है। शेयर आपके मेन हेडिंग्स हो गई सारी, अब हम सब हेडिंग्स नोट करा रहे हैं। सब हेडिंग में शेयर कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है। आ जाइए, दूसरी सब हेडिंग क्या है हमारा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या आइटम्स आते हैं? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व्स और सरप्लस। ये सारी चीजें आती हैं बच्चों। क्या क्या चीजें आती हैं? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व्स और सरप्लस। यहाँ पे आपको नाम देख करके पता चल रहा होगा कि भाई सभी के नाम के सामने इनका सरनेम लिखा हुआ है, सबके सामने लिखा हुआ है रिजर्व्स, तो याद रहेंगे ये। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा? वो आपसे पूछ सकता है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर के 4 आइटम बताइए, तो बता देंगे क्या क्या है। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, रिवैल्यूएशन रिजर्व, अदर रिजर्व्स और सरप्लस। या वो आपको आइटम्स दे देंगे कि शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, इसकी हेडिंग और सब हेडिंग बताइए। तो बच्चों शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट की हेडिंग क्या है? मेन हेडिंग क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। और सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। देखो मेन हेडिंग जब पूछेगा तो ये वाले मेन हेडिंग बताई जाएंगे, शेयर होल्डर्स फंड, एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी। ठीक है। और अगर ठीक है लर्न हो गया, इसमें से आपको 2 पर स्टार मार्क करना है। क्या क्या चीजें हैं? एक तो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये बच्चों को याद नहीं रहता क्योंकि बाकी तो सब पता चल रहा है, सबके नाम के सामने लिखा हुआ है रिजर्व। सिर्फ इसका याद रखना है कि शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट भी किसके अंदर आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर आता है। अदर रिजर्व और सरप्लस, सरप्लस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। क्लियर? नोट कर लीजिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस के आइटम्स नोट करिए। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व्स और सरप्लस। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व वैसे इतना डिटेल में है नहीं आपका, सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स आप रिडीम करते उतने ही अमाउंट का आपको एक कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट करना है आउट ऑफ सरप्लस या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो ये सेक्शन 55 में बोला गया है। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, बाकी किसी का मीनिंग तो आपको जानने की जरूरत है नहीं। कैपिटल रिजर्व मालूम है, जो भी हमारे कैपिटल प्रॉफिट होते हैं वहां से कुछ पार्ट आप उठा करके कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। कहां कहां से कैपिटल रिजर्व क्रिएट करते हैं? जैसे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और कैपिटल रिजर्व आपने शेयर कैपिटल में भी क्रिएट किया था। कहां से?
फॉरफिटेड शेयर्स को सेल करने पर जो आपको गेन होता है तो वो भी हम कहाँ डालते हैं, कैपिटल रिजर्व के अंदर। फोर्थ वाला है रीवैल्यूएशन रिजर्व, एसेट्स और लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन के लिए। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए हम एक रिजर्व अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि प्रॉफिट का कुछ पार्ट हमने बचा करके रखा हुआ है कि अपने कुछ शेयर्स हम अपने एम्प्लॉइज को डिस्काउंटेड रेट पर देंगे, तो वो जो डिस्काउंट है वो लॉस हो गया, वो लॉस की भरपाई कहां से की जाएगी, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट से। ठीक है, तो इसमें हमने क्या ट्रांसफर किया हुआ है, कुछ प्रॉफिट का पार्ट ट्रांसफर किया हुआ है। यहां तक कोई डाउट है बच्चों? ठीक है जी, चलिए इसमें नेक्स्ट है भाई, यहां तक हो गया ना, रिजर्व एंड सरप्लस तक हो गया था। आगे देखते हैं हम, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्या होता है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट का मतलब होता है कि आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू किए हुए डिस्काउंटेड रेट पर और वो कन्वर्ट हो जाएंगे शेयर में फ्यूचर डेट को। क्लियर है, आपकी कंपनी शेयर्स इशू करने जा रही है, वो करेगी 6 महीने बाद, तो पैसा थोड़ा सा आज की डेट में भी रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हमने क्या किया, कुछ सर्टिफिकेट इशू कर दिए डिस्काउंटेड रेट पर और सामने वाले को बोला कि ये इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट हो जाएगा शेयर में फ्यूचर डेट पर, तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाते हैं, हमारे शेयर वारंट कहलाते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर एट अ लेटर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस कम्स अंडर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सिर्फ इसका इतना ही है, डेफिनेशन आ सकती है, नोट कर लीजिए। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच विल बी converted into equity share at a later date at a predetermined price is money received against share warrant. सर डेफिनेशन काफी ब्लर है। क्या चीज बच्चे? अच्छा, ये आप देखिए फिर पेज नंबर, मैं आपको बता रहा हूँ, पेज नंबर 1.16 पर है ये। पेज नंबर 1.16 पर है। प्रीडिटरमाइंड प्राइस मतलब डिस्काउंटेड प्राइस। तो यहां से हम क्या क्या चीजें देख चुके हैं, शेयर कैपिटल क्लियर, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट और आपका आ जाएगा सरप्लस। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्लियर, तो हमारा बच्चों यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड कवर अप हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट किसे कहते हैं, कि कंपनी एप्लीकेशन का पैसा तो ले चुकी है लेकिन अभी कंपनी ने शेयर्स आपको अलॉट नहीं किए हैं, वो क्या कहलाएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कहलाएगा। तो इसको देखिए बच्चों, नोट करिए, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मींस मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी टुवर्ड शेयर एप्लीकेशन एंड अगेंस्ट व्हिच द कंपनी विल सर्टेनली अलॉट शेयर्स। दिस सिचुएशन अराइजेस ओनली व्हेन अलॉटमेंट इज मेड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। एप्लीकेशन मनी रिसीव कर चुके हैं बट अभी शेयर्स अलॉट नहीं किए, तो जब तक शेयर अलॉट नहीं हो जाते तो ये एप्लीकेशन मनी आपका कैपिटल में नहीं जाता। यानी कि ये तो आपका स्टेप हो गया कि फर्स्ट एंट्री होती थी ना आपकी शेयर कैपिटल के अंदर, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, वो एंट्री हो चुकी है, लेकिन दूसरी अभी आपने नहीं की है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल वाली नहीं की है। तो तब तक अमाउंट जब तक कैपिटल में नहीं जाता वो क्या कहलाता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। amount received by the company towards share application against which company will certainly allot the shares. This situation arises only when allotment is made after the balance sheet date. ये भी आपका पेज नंबर 1.16 पर है।
नेक्स्ट, व्हेन इज शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रीटेड एज अ करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कई बार हम शेयर एप्लीकेशन पर जो अमाउंट रिसीव हमने किया हम उसको करंट लायबिलिटी में शो करते हैं। कब ऐसा कर सकते हैं कि एप्लीकेशन का पैसा आपके पास आ गया, आपने शेयर्स अलॉट नहीं करने, मतलब ये एप्लीकेशन मनी आपको कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करना, तो क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन मनी को आपको रिफंड करना पड़ेगा या अलॉटमेंट पर भेजना पड़ेगा या कॉल्स इन एडवांस पर भेजना पड़ेगा। तो तब तक ये अमाउंट क्या ट्रीट किया जाएगा, जब तक कि ये कैपिटल में नहीं चला जाता या रिफंड अमाउंट रिफंड नहीं कर देते तब तक हमारे लिए क्या है, ये करंट लायबिलिटी है। व्हेन, कब ऐसा होता है कि आप एप्लीकेशन मनी को करंट लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, जब शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाते हैं, तो जितने भी शेयर्स आपको शेयर मनी आपको रिफंड करना होता है, तो जब तक अमाउंट आप रिफंड कर नहीं देते आपके लिए वो अमाउंट क्या कहलाएगा, करंट लायबिलिटी होगा। सेकंड है व्हेन इशू इज ओवर सब्सक्राइब्ड एंड एक्सेस टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉल। एक्सेस अमाउंट आपको कॉल्स पर ट्रांसफर करना है, तो जब तक आप कॉल पर ट्रांसफर नहीं कर देते तब तक ये आपके लिए करंट लायबिलिटी है। When amount is received against call yet to be paid, जिसे हम कॉल्स इन एडवांस भी कहते हैं, कॉल्स इन एडवांस भी हमारे लिए क्या होती है, करंट लायबिलिटीज होती है। इन केस द कंपनी हैज नॉट रिसीव्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना था बच्चों, 90% था, नहीं रिसीव हुआ, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, शेयर्स सब्सक्राइब नहीं कर सकती, पैसा क्या करना है, वापस करना है, रिफंड करना है, और जब तक हम अमाउंट रिफंड नहीं कर देते तब तक वो क्या ट्रीट किया जाएगा, हमारे लिए करंट लायबिलिटी ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम बैलेंस शीट पर जा रहे हैं बच्चों। तो हम कहां तक पहुंच चुके हैं, शेयर होल्डर्स फंड कंप्लीट, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट क्लियर। अब हमें पढ़ना है नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर। नॉन करंट लायबिलिटीज की सब हेडिंग पूछता है तो क्या है, 4 सब हेडिंग से क्या क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। यहाँ पर भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन हल्का सा फिर भी बता देंगे कि क्या है। आइए बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की। तो जो भी बोरोइंग्स या जो भी लोन आपकी कंपनी रीपे करेगी आफ्टर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, वो क्या कहलाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कहलाएंगे। अमाउंट ऑफ लोन या बोरोइंग्स विच विल बी पेबल आफ्टर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल इज नोन एज द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या क्या है इसके अंदर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की सब हेडिंग्स में क्या क्या आइटम्स शो करते हैं हम, डिबेंचर्स, bonds, term loan from bank or other parties, public deposits, other loans and advances। क्लियर, नोट करिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट विल बी टर्म्ड एज करंट लायबिलिटी। इसका मतलब क्या है, ये सुनिए ध्यान से। हमारी कंपनी ने लोन रेज किया है 5 इयर्स के लिए, तो फर्स्ट 4 इयर्स में तो ये किसके अंदर दिखाया जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आएगा। लेकिन जो लास्ट वाला 5th ईयर होगा, जब आप 5th ईयर में पहुंच गए तो 5th ईयर में क्या है, ये लोन वाला अमाउंट अब आपको पे करना है विद इन अ ईयर। 5वें साल में पहुंच करके तो ये रीपे करना होगा आपको विद इन अ ईयर। तो 5th ईयर में आप इस लोन को नॉन करंट लायबिलिटीज लॉन्ग के अंदर ना दिखा करके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर ना दिखा करके कहां शो करेंगे, करंट लायबिलिटीज में। ठीक है ना, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट का मतलब होता है कि वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो हमें रीपे करनी है विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ। डिबेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटीज होती है। सर आप एक बार और एक्सप्लेन कर दो। ठीक है बच्चे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर क्या क्या आएंगे, वो लोन या वो बोरोइंग जो हमें रीपे करने हैं आफ्टर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ये बात क्लियर, या आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। क्या क्या चीजें आती है इसके अंदर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन फ्रॉम बैंक और अदर पार्टीज, पब्लिक डिपॉजिट्स और अदर लोन्स एंड एडवांसेस। बच्चे पूछ रहे डिबेंचर्स क्या होता है, डिबेंचर इज आल्सो अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म लोन ही है आपका। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट का क्या मतलब है, मान लीजिए आपने लोन लिया 5 इयर्स के लिए, तो फर्स्ट 4 इयर्स तक ये क्या बना रहेगा आपके लिए, नॉन करंट लायबिलिटी।
लेकिन जैसे ही आप 5th ईयर में पहुंचते हैं तो बच्चों ये जो लोन आपने लिया था अब आपको ये पे करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, तो इसको बोला जाएगा करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। समझ गए बच्चे? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग Yes, टर्म, तो उसको बोला जाएगा, फिर ये हम शो करेंगे करंट लायबिलिटीज के अंदर। डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन फ्रॉम बैंक और अदर पार्टीज, पब्लिक डिपॉजिट्स, अदर लोन्स एंड एडवांस। हाँ जी, और आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। सर ऑपरेटिंग साइकिल बता दो एक बार क्या होता ऑपरेटिंग साइकिल होता है कि हमारी कंपनी जो भी गुड्स परचेज करती है उसको सेल करके कितने दिन के अंदर कैश में कन्वर्ट कर देगी, वो ऑपरेटिंग साइकिल है। ठीक है जी। हमारा काम है, मान लीजिए गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का। अब गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप क्या परचेज करते हैं? फैब्रिक परचेज करते हैं। फैब्रिक आपने आज परचेज किया और परचेज करने के बाद में आप इसे क्या करेंगे? प्रोडक्शन प्रोसेस में लेके जाएंगे, फिर मार्केट में जाएगा, फिर सेल होगा। सेल होने के बाद में पैसा आएगा। तो कितने दिन के अंदर ये जो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया था कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या कहलाता है? हमारा ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। क्लियर है? तो हमने परचेज किए गुड्स आज और ये कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे सेल करने के बाद में आफ्टर द पीरियड ऑफ 15 मंथ्स। तो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा फिर? 15 मंथ्स का होगा। पेज नंबर 1.17 पर आइए। पेज नंबर 1.17 पर आइएगा। सर सेकंड ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? सेकंड ऑप्शन में बॉन्ड्स। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमने कोई एसेट परचेज किया या कोई गुड्स परचेज किए, उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में लेकर के जाएंगे, वहां पर वो मैन्युफैक्चर होगा, उसके बाद में मार्केट में जाएगा, मार्केट में जाकर के क्रेडिट सेल होगी, फिर बाद में पैसा आएगा। तो जितने दिन में वो एसेट या वो गुड्स कन्वर्ट हुए कैश में, वो पीरियड क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? किसको हम लॉन्ग टर्म डेट बोलेंगे या किसको करंट लायबिलिटी बोलेंगे? जो भी अमाउंट हमें पे करना है आफ्टर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, वो हमारे लिए क्या होगा? लॉन्ग टर्म डेट होगा। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर आपके सामने एक इलस्ट्रेशन दी गई है, इसको हम देख रहे हैं। यहां पर देखिएगा ट्रेड पेबल है। ऑपरेटिंग साइकिल तो आपके बिजनेस का है 10 मंथ्स, यानी कि 10 मंथ्स में आप अपने रॉ मटेरियल को कैश के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और आप इन ट्रेड पेबल की पेमेंट कर रहे हैं 8 महीने के अंदर। तो ये क्या ये करंट लायबिलिटी है या नहीं है, या नॉन करंट लायबिलिटी है? आप ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पेमेंट कर रहे हैं तो ये क्या है हमारे लिए? करंट लायबिलिटी। अगर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद या आफ्टर द पीरियड ऑफ 12 मंथ पेमेंट करते हैं तो ये नॉन करंट लायबिलिटी है। सेकंड देखिए, ऑपरेटिंग साइकिल कितना है हमारा? 10 मंथ का, और आप पेमेंट कितने दिन में कर रहे हैं? तो ये भी 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल दोनों के अंदर आ रहा है, 12 महीने के तो अंदर ही आ रहा है। तो ये भी क्या हो गया हमारे लिए? करंट लायबिलिटी। थर्ड केस में देखिए, ऑपरेटिंग साइकिल आपका कितना है? 10 मंथ का। ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ। और आप पेमेंट कब कर रहे हैं? आफ्टर द पीरियड ऑफ 15 मंथ। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल के भी बाहर है, 12 मंथ्स के भी बाहर है। तो ये क्या हो गया हमारा? हम 12 मंथ्स के बाद में पेमेंट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग साइकिल के भी बाद में पेमेंट कर रहे हैं। तो आप इसको क्या बोलेंगे? नॉन करंट। यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, वो क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन गिवन, क्वेश्चन देगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेड पेबल में यहाँ पर क्या कह रहा है? ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? 18 मंथ्स का, और आप पेमेंट कितने दिन के अंदर कर रहे हैं? 15 मंथ्स के अंदर। तो आप ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पेमेंट कर रहे हैं ना, तो ये भी क्या बन गया आपका? करंट लायबिलिटी। जो कि ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ्स दोनों से बाहर हो, वो क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। और जो इन दोनों में से किसी के भी अंदर हो, वो क्या है? करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट, ट्रेड पेबल। बच्चे ऑपरेटिंग साइकिल कितना है यहाँ पर?
18 मंथ का, और पेमेंट आप कब कर रहे हैं? आफ्टर द पीरियड ऑफ 12 मंथ। क्या बोलोगे? करंट लायबिलिटी या नॉन करंट? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी हो गई। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए ठीक है, नेक्स्ट। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ट्रीटमेंट है नहीं, सिर्फ मीनिंग देख लेते हैं। दिस इज द टैक्स ऑन एक्सेस ऑफ अकाउंटिंग इनकम ओवर टैक्सेबल इनकम। एक होती है हमारी अकाउंटिंग इनकम, जो कि हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड से हमारी इनकम आई, उसको क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग इनकम बोलेंगे। एक होती है टैक्सेबल इनकम, जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग हमारी इनकम बन रही है, दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। अगर हमारी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, मान लीजिए 5 लाख रुपीज है, टैक्सेबल इनकम 4 लाख रुपीज है, तो उस केस में 1 लाख रुपीज के ऊपर जो भी टैक्स बनता है, दैट इज नोन एज द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। टैक्स ऑन एक्सेस ऑफ अकाउंटिंग इनकम ओवर टैक्सेबल इनकम इज नोन एज द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ट्रीटमेंट है नहीं वैसे इसका। आगे हम चलते हैं इसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? ट्रेड पेबल, वो वाले ट्रेड, सर ट्रेड पेबल तो करंट लायबिलिटी होते हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल बिल्कुल होते हैं, लेकिन अगर आप अपने क्रेडिटर्स या आप अपने बिल्स पेबल की पेमेंट आफ्टर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स या ऑपरेटिंग साइकिल की बात करते हैं, तो वो किसके अंदर आ जाएंगे? फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या है? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल विच आर पेबल आफ्टर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स या आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कम्स अंडर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। नोट कर लीजिए ये भी। इसके एग्जांपल्स पूछ सकता है, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज? दो एग्जांपल है इसके, एक है आपका प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और दूसरा है प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। दोनों ही क्या है? प्रीमियम पेबल। कहां पर प्रीमियम आप पे करने वाले हैं? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पर या रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पर। Payable after the period of 12 months or operating cycle. Bills payable. नोट करते हुए चलिए बच्चों, नोट्स बनाते हुए चलिए, बाद में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया? चलिए आगे। अब लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। बच्चों प्रोविजंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी क्लास 11th में। क्या होता था प्रोविजन? अमाउंट सेट असाइड टू मेट द नॉन लायबिलिटी। वो अमाउंट जो हमने बचा करके रखा हुआ है नॉन लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए, लेकिन उसका अभी अमाउंट कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ हमें मालूम नहीं है। पैसा मैंने बचा करके रखा हुआ है कि मुझे कोई लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, लेकिन अभी एक्चुअल अमाउंट मुझे एक्यूरेसी के साथ पता नहीं कि कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। जैसे आप सभी को पता होता है, कंपनी को पता है कि ईयर के एंड में टैक्स तो पे करना ही है, टैक्स करंट ईयर का एक्सपेंस है, लेकिन एक्चुअल वाला तो तब पता चलेगा जब हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो उसके लिए हम पहले से क्या बना लेते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स बना लेते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स क्या हो गया हमारे लिए? प्रोविजन हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म प्रोविजन की। तो अमाउंट सेट असाइड टू मेट द नॉन लायबिलिटी, the amount of which cannot be determined with complete accuracy comes under the provision. Long term provisions are the liability which will arise after the period of 12 months of the date of balance sheet or after the period of operating cycle. तो ऐसी liability जो हमें पे करनी पड़ सकती है after the period of 12 months या after the period of operating cycle, उसके लिए पहले से हम प्रोविजन मेंटेन करके चल रहे हैं। वो क्या है हमारे लिए? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, और ऐसी लायबिलिटीज जो हमें पे करनी पड़ सकती है विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ, उसके लिए हम प्रोविजन मेंटेन करके चलेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्लियर? 12 महीने के बाद की लायबिलिटी के लिए प्रोविजन बना रहे हो, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। 12 महीने से पहले की लायबिलिटीज के लिए प्रोविजन बना रहे हो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो फिलहाल हमारी तो अभी नॉन करंट लायबिलिटीज चल रही है, तो इसमें क्या आएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन के बच्चों एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास? प्रोविजन फॉर ग्रेजुइटी, हमारे एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के टाइम पर पेमेंट करनी है, वो क्या है? ग्रेजुइटी पे करते हैं, तो उसके लिए प्रोविजन बनाया। प्रोविजन फॉर अर्नड लीव, प्रोविजन फॉर वारंटीज,
सिर्फ ये 3 एग्जांपल हैं, बुक में आपको मिलेंगे पेज नंबर 1.21 में, सबसे नीचे बिल्कुल लास्ट की 2-3 लाइनों में मिल जाएंगे, पेज नंबर 1.21 में बिल्कुल लास्ट की 2-3 लाइनों के अंदर ये मिलेंगे। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी होता है सैलरी, जब एम्प्लॉयज रिटायर होते हैं तो उनको पेमेंट की जाती है ग्रेचुइटी की। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, प्रोविजन फॉर अर्न लीव, प्रोविजन फॉर वारंटी, वारंटी दी है, अब सामने वाला 2 साल बाद लेकर के आ जाए अपना प्रोडक्ट की, आपने तो 3 साल की वारंटी दी थी, इसको ठीक करो, उस पर हमारे कुछ खर्चा होगा, तो वो क्या किसके अंदर आ गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर। प्रोविजन फॉर अर्न लीव, कई बार अपने एम्प्लॉयज से छुट्टी के दिन भी काम करवा लेते हैं हम लोग, होता है ना, हाँ भाई आ जाना, सैटरडे आ जाना, संडे आ जाना, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो सब लीव्स एक्यूमुलेट होती रहती है और उसका पैसा लास्ट में दिया जाता है। ठीक है, हो गया बच्चों यहाँ पर ये। नेक्स्ट, अब हम चलेंगे करंट लायबिलिटीज में। तो करंट लायबिलिटीज के अंदर बच्चों सब हेडिंग्स क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के तो भूल गए होगे, क्या थी नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर सब हेडिंग्स, 4 सब हेडिंग्स थी नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर, क्या क्या थी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और अदर लॉन्ग टर्म लॉन्ग लायबिलिटीज, टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। प्रोविजंस, बिल्कुल ठीक। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आ जाएंगी बच्चों, यहाँ पर भी 4 हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। याद करने का तरीका, सब हेडिंग्स क्या बन गई है आपकी, इस तरह से लिख सकते हैं, क्या क्या है बच्चों, सबसे पहले क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, दूसरा क्या है, ट्रेड पेबल, थर्ड क्या है, अदर करंट लायबिलिटीज, और लास्ट वाला क्या है, प्रोविजन। कौन सा प्रोविजन होगा करंट लायबिलिटीज के अंदर, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन ही होगा। याद हो गया, करंट लायबिलिटीज के अंदर 4 सब हेडिंग सीक्वेंस में ही लर्न करनी है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब हम चलेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को डिफाइन अगर करेंगे तो द अमाउंट विच वी हैव टू पे विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ जाएगा। सर हाँ जी, सर करंट एग्जिट हो गया था, उसको लेट इन कर दो। ठीक है, ये करंट ही है ना, तो ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर आएंगे लोन रीपेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज विच आर पेबल विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, डिपॉजिट्स, हमारे पास किसी का डिपॉजिट रखा हुआ है, या अदर लोन्स एंड एडवांसेस, ये सभी किसके अंदर आएंगे, हमारे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर। बच्चों क्या क्या चीजें आ सकती हैं, लोन पेबल ऑन डिमांड, पैसा वापस करेंगे ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या है हमारे लिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स हमें पेमेंट करनी होती है, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज जो कि आपको पे करनी है विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, डिपॉजिट्स और अदर लोन्स एंड एडवांसेस आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं आपको मालूम है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को ऐड करके बनता है हमारा ट्रेड पेबल। नोट करिए बच्चों इसको। लायबिलिटी साइड के अंदर बच्चों लास्ट पार्ट रह जाते हैं करंट लायबिलिटीज के अंदर, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। पहले बात करेंगे अदर करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आती है, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिएगा। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, पहले भी बात हो चुकी थी कि वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जिसकी हमने पेमेंट करनी है नाउ विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, वो हमारे लिए क्या है, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, किसके अंदर आ जाएंगी, अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। इंटरेस्ट कोई भी है जो भी आपको पे करना है, चाहे वो इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू है, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू है, वो क्या है हमारे लिए, अदर करंट लायबिलिटीज। क्लियर, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि मैंने लोन का इंटरेस्ट पे करना है जून में, बुक्स में क्लोज कर रहा हूं मार्च में, और मैंने अभी जनवरी से मार्च तक का पे नहीं किया, तो क्या हो गया, इंटरेस्ट एक्रू तो हो गया, कैलकुलेट तो कर लिया, बट अभी मुझे पे नहीं करना, पे कब करना है, जून में करना है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। और जो मार्च में
कैलकुलेटेड भी है और मार्च में ही पे करना है, तो उसको क्या लिखा जाएगा, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स। पेमेंट दोनों की ही करनी है, इसलिए क्या है ये हमारे लिए अदर करंट लायबिलिटीज। इसके अलावा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस किसके अंदर आएगी, अदर करंट लायबिलिटीज। अनपेड डिविडेंड किसके अंदर आएंगे, अदर करंट लायबिलिटीज। एक्सेस एप्लीकेशन मनी विच इज ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन। एप्लीकेशन का वो पैसा हमने बात की थी कि व्हेन एप्लीकेशन मनी बी ट्रीटेड एज अ करंट लायबिलिटी, अगर एप्लीकेशन मनी आपको रिफंड करना है तो क्या हो गया वो अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। अनपेड मैच्योर डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन, आपके पास डिपॉजिट्स रखे हुए हैं, वो आपको पे करने हैं, उसका इंटरेस्ट पे करना है, वो भी क्या होगा हमारा अदर करंट लायबिलिटीज। कॉल्स इन एडवांस, जब आप शेयर कैपिटल कर रहे होंगे और वहां पर कॉल्स इन एडवांस आ जाएगा, तो याद रखिएगा बैलेंस शीट में अगर कॉल्स इन एडवांस दिखाना है तो कहां पर शो करना है, शेयर कैपिटल के अंदर नहीं आएगा कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस कहां आएगा, करंट लायबिलिटीज के अंदर। किस है सब हेड में आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। अनपेड मैच्योर डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन। अदर पेबल जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविडेंट फंड का पैसा, प्रोविडेंट फंड पेबल, ईएसआई पेबल, बैलेंस ऑफ आउटपुट सीजीएसटी, बैलेंस ऑफ आउटपुट एसजीएसटी, बैलेंस ऑफ आउटपुट आईजीएसटी। जो जीएसटी का जो भी पैसा हमने पे करना है गवर्नमेंट को, पता है आपको, सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है, जो भी आपने गवर्नमेंट को पे करना है वो सभी क्या है हमारे लिए अदर करंट लायबिलिटीज है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर आते हैं बच्चों प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, अदर प्रोविजंस। ये हमारा है पेज नंबर, सारा ये आपको मिल जाएगा बच्चों पेज नंबर 1.24 पर, 1.24। ठीक है, ये नोट करिए जल्दी से। कौन सा, अनपेड मैच्योर डिपॉजिट का मतलब है कि डिपॉजिट का पैसा आपके पास है, अभी उनकी पेमेंट करने का टाइम नहीं हुआ है, आपको पे करना है विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। देयर ऑन, इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन। नोट करना है बच्चों, नोट करना है, ठीक है। सर ईएसआई पेबल मतलब, ईएसआई पेबल ऐसा होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को हेल्थ सिक्योरिटी देती है, ठीक है जी, हेल्थ सिक्योरिटी देती है, और इसके लिए गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है ईएसआई, आपने देखा भी होगा सेक्टर 24 में ईएसआई हॉस्पिटल है। तो एम्प्लॉयज के सैलरी से कुछ अमाउंट हम डिडक्ट करते रहते हैं और वो ईएसआई हॉस्पिटल्स की स्कीम में डिपॉजिट कराते रहते हैं कि कभी भी अगर एम्प्लॉयज के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो उनका ट्रीटमेंट कराया जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब हमने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज की सैलरी से तो अमाउंट डिडक्ट कर लिया और ईएसआई के स्कीम में अभी डिपॉजिट नहीं कराया हुआ है, तो हमारे लिए क्या है वो अमाउंट लायबिलिटी है कि हमने एम्प्लॉयज के बिहाफ में वो अमाउंट पे कराना है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। नहीं, वो तो इस तरीके जैसे आपकी जनरल इंश्योरेंस होता है ना, उस तरह से रहता है। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी में प्रोविडेंट फंड हाँ बिल्कुल लगभग उसी तरह का अमाउंट है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर आ जाएंगे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, अदर प्रोविजंस। जितना बच्चों अभी तक हमने पढ़ा इसके इलस्ट्रेशंस, इसके क्वेश्चंस हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
हाँ जी बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, स्टेट द मेजर हेड्स अंडर द इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। क्या मेजर हेड थे बच्चों लायबिलिटी साइड के? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। इसके बाद शेयर होल्डर्स फंड के अंदर सब हेड्स बताइए बच्चों। 3 थे, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, लेकिन आपका होंगे एमसीक्यू, तो इन्हीं में से कुछ भी पूछ लेगा कि यहाँ 4 ऑप्शन देगा, बताइए इन 4 में से शेयर होल्डर्स फंड के अंदर कौन सा आइटम नहीं जाता, तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि हाँ जी आपको तीनों पता है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज के सबहेड बताइए बच्चों, क्या क्या थे? 4, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। नेक्स्ट, करंट लायबिलिटीज के अंदर बच्चों क्या क्या सबहेड्स थे, हमने बताया था क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। 5 आइटम बताइए रिजर्व्स एंड सरप्लस के सबहेड में। सारे रिजर्व सबके सामने जिसमें भी लिखा हुआ था, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सरप्लस, ये सब आ जाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी ध्यान रखिएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूसेज पढ़ा है आपने किस चैप्टर में? शेयर कैपिटल में अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिखाना हो तो कहाँ दिखाते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर मेन हेड शेयर होल्डर्स फंड, सब हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर के 4 आइटम बताइए। डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, पब्लिक डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नेम एनी 5 आइटम विच कैन बी शोन अंडर अदर करंट लायबिलिटीज। अभी पढ़ा था अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, और करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। इसके अलावा कॉल्स एंड एडवांस, शेयर का एप्लीकेशन मनी विच इज ड्यू फॉर रिफंड, ये सभी किसके अंदर आ जाएंगे बच्चों? अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। अंडर विच हेड द फॉलोइंग आइटम ऑफ बैलेंस शीट। अब क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे बच्चों। आपको फॉरफिटेड शेयर दे दिया और ऑप्शन में 4-5 आइटम दे दिए, 4 आइटम दे दिए और पूछेगा कि फॉरफिटेड शेयर कहां पर शो करते हैं, किस साइड में आता है? फॉरफिटेड शेयर तो याद होगा कहां पर शो करते थे? ऐड करते थे शेयर कैपिटल के लिए, कहां पर? सब्सक्राइब्ड के अंदर, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर। तो फॉरफिटेड शेयर इज एडेड टू द सब्सक्राइब्ड कैपिटल इन नोट्स टू अकाउंट ऑन शेयर कैपिटल। ठीक है, आपके शेयर कैपिटल में भी काम कर रहा है। प्रपोज्ड डिविडेंड बच्चों, प्रपोज डिविडेंड अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, ये बाद में आएगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है, नो बैलेंस शीट के अंदर ना दिखा करके बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड एक कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है कि पे करना है या नहीं पे करना, डिपेंड करता है फ्यूचर के ऊपर। अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड अदर करंट लायबिलिटी। बच्चे यहाँ पर इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान देना, प्रपोज डिविडेंड और अनक्लेम्ड डिविडेंड में। प्रपोज डिविडेंड क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी, बैलेंस शीट के अंदर दिखाते नहीं है, कहाँ दिखाते हैं? फुटनोट्स में। और अनक्लेम्ड डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर तो कर दिया हमने बट अभी कोई पैसा लेने ही नहीं आया, तो जब तक पेमेंट लेने के लिए नहीं आता वो हमारे पास रखा हुआ है, हमें पे करना है। तो अनक्लेम्ड डिविडेंड किसके अंदर आएगा? अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा। एरियर ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड भी कंटिंजेंट लायबिलिटी ही होती है, नोट्स टू अकाउंट में आती है, बैलेंस शीट के अंदर नहीं आती। इलस्ट्रेशन नंबर 10, मेन हेड्स और सब हेड बताने हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के बैलेंस शीट में। यहां से डिबेंचर्स का हेड और सब हेड क्या है बच्चों? डिबेंचर्स को हम कहाँ शो कर सकते हैं, किसके अंदर आता था? नॉन करंट लायबिलिटी, मेन हेड, सब हेड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। पब्लिक डिपॉजिट्स भी सेम है, नॉन करंट लायबिलिटी, मेन हेड, सब हेड क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का मेन हेड शेयर होल्डर सब होल्डर। और रिजर्व एंड सरप्लस सब हेड। कैपिटल रिजर्व भी सेम है, रिजर्व रिजर्व दोनों भाई भाई, ठीक है ना। कहाँ आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व? मेन हेड शेयर होल्डर्स फंड, सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस। फॉरफिटेड शेयर मेन हेड शेयर होल्डर्स फंड, सब हेड शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर, जो भी इंटरेस्ट एक्रूड है ड्यू है
नॉट ड्यू है सब किसके अंदर, करंट लायबिलिटी। Current liabilities. बिल्स पेबल जब तक लिखा नहीं होता 12 मंथ्स का है या आफ्टर 12 मंथ्स है, तो हम बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स को करंट लायबिलिटी मानते हैं। तो ये किसके अंदर आ जाएगा बच्चों, Trade payables. ट्रेड पेबल्स के अंदर आ जाएगा, करंट लायबिलिटीज में। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स भी किसके अंदर आते हैं, करंट लायबिलिटीज के अंदर, अदर करंट लायबिलिटीज। सैंड्री क्रेडिटर्स भी ट्रेड पेबल्स के अंदर, करंट लायबिलिटीज में। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स किसमें थी, नॉन करंट, Non-current liabilities. सबहेड अदर, Other long term. अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन है बच्चों। लायबिलिटी साइड हमारा कवर अप हो गया। एसेट साइड पर चले हम। एसेट साइड पर जब आप जाते हैं तो एसेट साइड में हमारे क्या क्या आइटम्स होते हैं। दो मेन हेड्स कौन से हैं बच्चों एसेट साइड में, इतना तो पता होगा, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर हम इसको दिखाएंगे। नॉन करंट एसेट्स के अंदर सब हेड्स क्या क्या आ जाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर दिखाते हैं बच्चों आप टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। पेज नंबर 1.16 में लिखा हुआ है आपके। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स हो गए। इसके अंदर बनते हैं हमारे टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। इसके अलावा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या, फिक्स्ड एसेट। और फिक्स्ड एसेट्स के अंदर चार चीजें हैं बच्चों, क्या क्या है, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आपकी आएंगी, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। सीक्वेंस में याद कर पाएंगे, मुश्किल लग रहा है तो सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा बच्चों। कैसे, चलो इसका देखो। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बच्चों, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर क्या है, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इस तरीके से करके लिख लीजिए। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। फिक्स्ड एसेट्स के बाद क्या था हमारा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, पार्टी वार्टी में जाते हो ना, कभी बर्थडे पार्टी में गए, अब रेस्टोरेंट में बैठे, ठीक है ना, तो एक दोस्त ने बोला टिक्की खाएंगे, तो आप क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स टिक्की नहीं डोसा ले लो। ठीक है, अब याद हो गया क्या है भाई, ये कैसे याद करना है बच्चों, फ्रेंड्स टिक्की नहीं डोसा लो। ठीक है, याद हो गया अभी तो। चलिए, अब करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या थे हमारे, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। इसका आप लोग कुछ बनाओ। ये कौन है भाई, मुस्कान। ठीक है, चलिए जल्दी से करिए बच्चों उसको। अब यहां से आगे हमें जाना पड़ेगा बच्चों किसके लिए, टेंजिबल एसेट्स के लिए। टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या चीजें हमारी आएंगी, नॉन करंट एसेट्स क्लियर। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। पहले बात करते हैं टेंजिबल एसेट्स के, बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं, सबको पता है। टेंजिबल एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, सभी क्या है, टेंजिबल एसेट्स हैं।
इंटेंजिबल एसेट्स डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। क्या क्या चीजें आ जाती हैं बच्चों, यहाँ पर देखना काफी सारे आइटम है, तो आपसे पूछ सकता है कि ये किस हेड या सब हेड में जाएगा। गुडविल पता है आप लोगों को, ब्रांड्स और ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मास्ट हेड्स एंड पब्लिशिंग टाइटल्स, माइनिंग राइट्स, कॉपीराइट, पेटेंट एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग राइट्स, रेसिपीज, फॉर्मूले, मॉडल्स एंड डिजाइंस, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी। ये सभी किसके अंदर आएंगे बच्चों, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आएंगे। बुक में है ये आपका पेज नंबर 1.230, पेज नंबर 1.30 पर मिल जाएंगे आपको सारे टेंजिबल एसेट्स लिखे हुए। क्लियर, चलें आगे। नोट कर रहे हैं, चलिए नोट कर लीजिए सभी बच्चे, नोट करिए, लिखने से याद भी होंगे साथ के साथ। एक बार फिर से बता रहा हूं बच्चों, देख लीजिएगा यहाँ पर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वो टेंजिबल एसेट्स जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, लाइक बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन आएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर। आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए दिए हुए, पेटेंट्स डेवलप करने के लिए दिए हुए हैं, तो वो आ जाएंगे आपके इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में वो इन्वेस्टमेंट्स आते हैं जो आपने रिटेन किया हुआ है उनको फॉर होल्डिंग द लॉन्ग पीरियड, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेल इन द मार्केट, वो हमारे होते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। दो तरह के होते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड अदर इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो शेयर्स और डिबेंचर्स जो आपने पैसा लगाया हुआ है दूसरी कंपनी में विद द पर्पज ऑफ प्रोमोटिंग इट्स ओन ट्रेड और बिजनेस, ट्रेड इन्वेस्टमेंट के अंदर आएंगे। अदर इन्वेस्टमेंट के अंदर आएंगे इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रेड सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म्स। ये सभी आ जाएंगे हमारे अदर इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। नोट करेंगे बच्चों। सर 1 मिनट। हाँ जी कर लीजिए। ये है बच्चों आपका पेज नंबर 1.31 पर। सर डन। ठीक है, नेक्स्ट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी एक, दूसरा है डेफर्ड टैक्स एसेट। अगर आपकी अकाउंटिंग इनकम एक्सीड करती है टैक्सेबल इनकम से तो वो बन जाता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। लेकिन अगर टैक्स आप इम्पोज कर रहे हैं और आपका टैक्सेबल इनकम ज्यादा है इनकम अकाउंटिंग इनकम से, तो टैक्स ऑन एक्सेस ऑफ टैक्सेबल इनकम ओवर द अकाउंटिंग इनकम इज नोन एज द डेफर्ड टैक्स एसेट्स। ट्रीटमेंट इसके आपके सिलेबस में है नहीं फिलहाल। आगे चलते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यहाँ पर मतलब है कि आपने लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइड किए हुए हैं। कैसे हैं ये, लॉन्ग टर्म है, मतलब इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, कैपिटल एडवांसेस। कोई बिल्डिंग परचेज करने जा रहे हैं, 5 करोड़ की बिल्डिंग है, 10 लाख रुपए एडवांस में दे दिए, तो वो 10 लाख रुपीज क्या कहलाएगा हमारा, कैपिटल एडवांसेस। लाइक एडवांसेस फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने के लिए जाते हैं, टेलीफोन का कनेक्शन लेने के लिए जाते हैं, तो वहां पर आपको डिपॉजिट्स कराने होते हैं, वो भी किसके अंदर आ जाएंगे, डिपॉजिट्स। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में घर में भी पूछना, अमाउंट सिक्योरिटी का रखा हुआ है, तो वो क्या है, शॉर्ट पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए, तो किस में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर आ जाएगा। अदर लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर लॉन्ग टर्म लोन्स आप अपने एम्प्लॉयज को दे देते हैं 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। लॉन्ग टर्म एडवांसेस टू सप्लायर, अपने सप्लायर्स को अपने एडवांस में पेमेंट किया हुआ है, तो ये सभी किसके अंदर आएंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर। नेक्स्ट अदर नॉन करंट एसेट्स में लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल और अदर अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, लॉसेस और इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। जो भी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने हैं, जो भी ऐसे एक्सपेंसेस है जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए, किसके अंदर आएंगे, अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर। जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आप दिखाते थे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, पार्टनरशिप में आपने देखे थे,
एसेट साइड में होते थे, तो वो क्या थे, वो अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस थे, वो वाले एक्सपेंसेस थे जो अभी राइट ऑफ नहीं हुए। राइट ऑफ का मतलब होता है P&L में जाना। तो जब तक एक्सपेंसेस P&L में नहीं जाते तब तक वो कहां पर पड़े रहेंगे, हमारे एसेट्स में। किसके अंदर दिखाएंगे एसेट साइड में उनको, अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर। ठीक है, नोट करिएगा। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं बच्चों करंट एसेट्स के अंदर। करंट एसेट्स में सब हेड्स क्या है हमारे, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर सारे इन्वेस्टमेंट वही हैं जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर थे, सिर्फ एक को हटा दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होता है। बाकी आप सारे देखिए, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म और अदर इन्वेस्टमेंट। फर्क क्या है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं टू बी हेल्ड फॉर द लॉन्ग पीरियड, टू बी हेल्ड फॉर द लॉन्ग पीरियड मतलब 12 महीने से ज्यादा के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो क्या होगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट का मोटिव है टू कन्वर्ट दैट इनटू कैश विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, तो वो इन्वेस्टमेंट हमारा बन जाएगा करंट एसेट्स। दोज इन्वेस्टमेंट which are held to be converted into cash within a short period comes under current investment। सारे इन्वेस्टमेंट सेम है जो नॉन करंट एसेट्स के अंदर थे, सिर्फ एक ऊपर वाला गैप कर दिया प्रॉपर्टी, बाकी सभी सेम। ये है हमारा बच्चों पेज नंबर 1.32। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर एंड स्पेयर, लूज टूल्स। याद रखिएगा क्या क्या बच्चे इसके अंदर, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं उनके पास रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिनिश गुड्स होता है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं होती, ट्रेडिंग कंसर्न होती है कि एक तरफ से सामान लिया सेल कर दिया, ठीक है, उनके पास जो स्टॉक होता है उसे क्या बोलते हैं, स्टॉक इन ट्रेड। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, आपके पास में भाई इतनी मशीनें होती हैं, उसके लिए कुछ छोटे मोटे पार्ट्स आपको रखने पड़ते हैं, वो भी किसके अंदर आएंगे, इन्वेंट्रीज के अंदर। लूज टूल्स भी हमारे इन्वेंट्रीज का पार्ट है। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स के अंदर आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल इसके पार्ट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्या करते हैं बच्चों हम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को आप दो तरह से दिखा सकते हैं, या तो डेटर से लेस करके दिखाइए करंट एसेट्स के अंदर, या फिर लायबिलिटी साइड में भी शो कर सकते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए दो अप्रोचेस हैं, या तो हम इसे शो करेंगे लायबिलिटी साइड में, कहां पर, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर, ठीक है, या लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। अगर ट्रेड रिसीवेबल आपका 12 मंथ से ज्यादा का है तो किसके अंदर आ जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर। दूसरा तरीका है कि आप इसे डिडक्शन करके शो कर सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल से एसेट्स में। आपने देखा था जब आप पार्टनरशिप कर रहे थे तो वहां भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कभी तो लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ आ जाता था, कभी बैलेंस शीट में डेटर से माइनस करके लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट है बच्चों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कैश और उसके जैसे आइटम, यानी कि हाईली लिक्विड आइटम। कैश इक्विवेलेंट का मतलब हो गया उसके जैसे, which will be converted into cash within the very short period, you can say within the period of 1 month। क्या है हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्या क्या है बच्चों इसके अंदर, बैंक बैलेंस, चेक्स, ड्राफ्ट इन हैंड, कैश इन हैंड, अदर, ईयर मार्क बैलेंस विद बैंक। बैंक में आपने कोई अमाउंट रखा हुआ है बचा करके एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए, ईयर मार्क बैलेंस। अनपेड डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया लेकिन अभी तक कोई पेमेंट लेने के लिए आया नहीं है, बैंक में पैसा रखा हुआ है डिविडेंड पे करने के लिए। बैलेंस हेल्ड विद द बैंक एज मार्जिन मनी, मार्जिन मनी होता है कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट बैलेंस मेंटेन करना होता है बैंक में, आपको अकाउंट में मेंटेन करके रखने हैं 10 लाख रुपीज, तो वो क्या है आपका बैलेंस विद बैंक हेल्ड एज मार्जिन मनी। बैंक डिपॉजिट विद मोर देन 12 मंथ मेच्योरिटीज, जिसको आप फिक्स डिपॉजिट भी बोल सकते हैं, बैंक में पैसा है 12 महीने के बाद मेच्योर होगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर आएंगे बच्चों, वो लोन्स एंड एडवांसेस जो कि रियलाइज हो जाएंगे, कैश आपको मिल जाएगा विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स।
अदर करंट एसेट्स में क्या क्या है बच्चों? प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, डिविडेंड रिसीवेबल और एडवांस टैक्स। ये सभी हमारे करंट एसेट्स हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, डिविडेंड रिसीवेबल और एडवांस टैक्स। जल्दी से पेज नंबर 1.33 पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, वहां से भी आप देख सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। नोट कर लिया है तो हम आगे चले बच्चों, कर रहे हैं, करिए। मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना जो बच्चों हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट, कंटिंजेंट लायबिलिटीज और कमिटमेंट्स। ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, ये बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट्स में शो किए जाते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। कंटिंजेंट लायबिलिटी which may or may not arise because they are dependent of an event happening in future। ऐसी लायबिलिटी जो हमें पे करनी है या नहीं पे करनी डिपेंड करेगा फ्यूचर हैपनिंग के ऊपर, वो कंटिंजेंट लायबिलिटीज कहलाती हैं। दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हम इनको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते हैं। ठीक है, कहां शो करते हैं हम इनको? दीज आर डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट। हम इनको अपने यूजर्स की इंफॉर्मेशन के लिए बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट में शो करते हैं। क्या क्या एग्जांपल्स हैं बच्चों इसके कंटिंजेंट लायबिलिटीज के? क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट। किसी ने हमारी कंपनी के ऊपर क्लेम कर लिया लेकिन अभी हमने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वेदर वी हैव टू पे और नॉट डिपेंड करेगा फ्यूचर हैपनिंग के ऊपर। तो ये हमारे लिए क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी। दूसरा, बिल्स रिसीवेबल, डिस्काउंट तो करा लिया बैंक से हमने लेकिन अभी तक ड्यू नहीं हुआ पेमेंट के लिए। मान लीजिए वो ड्यू हो गया और हमारे ड्रॉई ने पेमेंट नहीं की, तो फिर बैंक को कौन पे करेगा? हमें पे करना पड़ेगा। तो हमारे लिए क्या बन गई? कंटिंजेंट लायबिलिटी। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया है, प्रपोजल डाला है, ठीक है, तो अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तो वी हैव टू पे दिस। ये भी क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी। इसी तरह से अदर क्लेम्स फॉर विच कंपनी इज कंटिंजेंटली लायबल। क्या एग्जांपल्स आएंगे? क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्सेप्टेड। दूसरा, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड नॉट ड्यू फॉर पेमेंट। और थर्ड क्या है? प्रपोज डिविडेंड। डिविडेंड के लिए दो थे, प्रपोज डिविडेंड और अनक्लेम डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड होगा तो कंटिंजेंट लायबिलिटी और अनक्लेम डिविडेंड होगा तो अदर करंट लायबिलिटी। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रपोज डिविडेंड कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट्स में, और अनपेड डिविडेंड या अनक्लेम डिविडेंड अदर करंट लायबिलिटी। कमिटमेंट्स, आपने फाइनेंशियल कमिटमेंट किया हुआ है कि आप फ्यूचर में कोई अमाउंट पे करेंगे, तो वो क्या बन गया? आपकी कमिटमेंट्स। फाइनेंशियल कमिटमेंट ड्यू टू एक्टिविटीज एग्रीड टू बाय द कंपनी टू बी अंडरटेकन बाय इट इन फ्यूचर। फ्यूचर में कुछ अमाउंट आपको पे करना है, आपने कमिट कर दिया, वो क्या है? कमिटमेंट। एग्जांपल, estimated amount of contract remaining to be executed on capital account and not provided। कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया हुआ है, उसकी पेमेंट आप, कई बार क्या होता है आजकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से क्या है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और आपने 10 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि इस कॉन्ट्रैक्ट में अगले 10 साल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगी हम इसको रेक्टिफाई करेंगे, हम इसको ठीक करेंगे। तो वहां पर आपको अमाउंट जो भी पे करना होगा वो क्या कहलाएगा? आपका कमिटमेंट्स के अंदर आएगा। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स और अदर इन्वेस्टमेंट पार्टली पेड, कमिटमेंट है और अदर कमिटमेंट्स।
नोट करिए बच्चों इसको भी। बैलेंस शीट आपकी यहां तक रहेगी। इसके बाद हम 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे। एसेट साइड के, लायबिलिटी साइड के एग्जांपल्स की हम बात कर चुके हैं। प्रपोज डिविडेंड और अनक्लेम डिविडेंड का ध्यान रखना है कि प्रपोज डिविडेंड कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंदर रहेगा, अनक्लेम डिविडेंड अदर करंट लायबिलिटी। नाम मिलते जुलते होते तो वहां पर बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। सर कल हमारा ट्यूशन होगा? हाँ जी, कल नॉर्मल बैच में आपके बैचेस में आपकी क्लास चलती रहेंगी और इसका बचा हुआ पार्ट हमारा कंप्लीट होगा नेक्स्ट संडे को। इस चैप्टर का बचा हुआ पार्ट खत्म करेंगे हम नेक्स्ट संडे। नोट कर लिया बच्चों? ये कुछ नोट नहीं कर रहे हो तुम? सर प्रपोज्ड डिविडेंड एंड दूसरा वाला एक बार फिर से बता दो। अनक्लेम डिविडेंड। देखिए अभी आप एसेट साइड पढ़ करके आ रहे हैं तो देखिए एसेट्स में क्या क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स के मेजर हेड्स बताओ बच्चों। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। इसके बाद सब हेड ऑफ नॉन करंट एसेट्स क्या थे फ्रेंड्स? टिक्के नहीं दो सालों, है ना, उसको याद रखना। इसके अंदर क्या क्या थे? टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इसके अलावा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स। सब हेड्स बताइए। प्लांट फिक्स एसेट्स के अंदर बात हो चुकी है, क्या क्या है? टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। करंट एसेट्स के अंदर बच्चों करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। 3 आइटम्स बताइए टेंजिबल एसेट्स के अंदर से। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर्स, फर्नीचर। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर से 3 आइटम्स, गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस फी। 3 items under non-current investments: investment in property, investment in equity, investment in preference shares, investment in debentures. Inventories के अंदर क्या क्या थे बच्चों? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लो स्टोर, एक और था इसके अलावा, इनके अलावा स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ठीक है, इन आइटम्स को बताना है आपने कि ये आइटम्स की हेडिंग और सब हेडिंग्स क्या। अच्छा, अरेंज करने के लिए बोला है। ऑफिस इक्विपमेंट, लूज टूल्स, गुडविल, ट्रेडमार्क और बिल्स रिसीवेबल अरेंज कर लेंगे, लर्न करने के बाद ही हो पाएगा। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 23 पर देखिएगा। ये हेडिंग और सब हेडिंग पूछ रहे हैं। हेडिंग बतानी है, सब हेडिंग बतानी है बच्चों। मॉर्गेज लोन की मेन हेडिंग क्या थी? लोन, नॉन करंट लायबिलिटी, और सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। पेटेंट्स मेन हेड नॉन करंट एसेट्स, सब हेड फिक्स एसेट्स के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स। इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट्स, और जनरल रिजर्व की मेन हेड शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस। बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स के अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स। डिबेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, इसी तरह से बच्चों आगे हैं आपके, यहाँ भी आपको हेड्स और सब हेड देने हैं। रिजर्व जिसमें भी लग जाए, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। इंटरेस्ट कोई भी है अदर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज के अंदर अदर करंट लायबिलिटी। स्टोर एंड स्पेयर्स अभी बात हो रही थी। इन्वेंट्रीज के अंदर, कहां पर? करंट एसेट्स के अंदर।
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर, लूज टूल्स, इन्वेंट्री, करंट एसेट्स के अंदर, बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स के अंदर। तो बच्चों इसी तरह से आपको क्या करना है, जो नोट्स में शेयर कर दूंगा जो बने हुए थे, और आपको इलस्ट्रेशन नंबर 33 तक सिर्फ रीड करनी है और कुछ नहीं करना चैप्टर में। ये नोट्स 3 बार रीड करिए, 1 बार लिख लेंगे और उसके बाद ये इलस्ट्रेशंस रीड कर लेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इसकी नेक्स्ट संडे को रखेंगे इस चैप्टर के बचे हुए पार्ट की। वहां पर अब हमारा बचता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।